जब रात होती है तो हम एक दिया जला लेते हैं और उसी रोशनी में खुद को महफूज समझते हैं, मगर उस रोशनी के परे जो अंधेरा है वो अपने अंदर बहुत सारी कहानियां समेटे हुए है और इन्हीं कहानियों को आपको लेकर आता है रात के अंधेरे में। ये घटना आज से कई साल पहले की है। कई साल? हाँ, अंग इतना प्रचार नहीं हुआ था। गांव-गांव में डॉक्टरों की बात कही जाए तो या तो नाई जैसे कुछ लोग होते थे जिनके पास कुछ टोटके वगैरह होते थे जिनके जरिए वो लोगों का इलाज कर देते थे, या फिर गांव का कोई व्यक्ति जो कि अनट्रेन्ड डॉक्टर होता था मगर उसके पास हर बीमारी का इलाज था। ऐसे ही डॉक्टर मधु थे, मगर मधु अचानक गायब हो गए। कहाँ चले गए किसी को नहीं पता। गांव वालों में ये बात फैली है कि मधु को भूत ने मार डाला। कुछ लोग कहते हैं मधु को डाकू पकड़ कर ले गए थे अपने किसी साथी का इलाज कराने और वहीं पर माता के प्रसाद के रूप में उसकी बलि दे दी गई। आज तक न तो डॉक्टर मधु वापस लौटे, न कोई ये जान पाया कि आखिर उनका हुआ क्या। मगर आज मैं आप लोगों के सामने वो सच्चाई बताता हूँ, वो सच्चाई जो न तो आज तक गांव वाले जान पाए न कोई, कि आखिर डॉक्टर मधु गए कहाँ। गांव के काफ़ी फेमस व्यक्ति डॉक्टर मधु वैसे तो ट्रेन डॉक्टर नहीं थे, क्योंकि डॉक्टरी की पढ़ाई कर सकने लायक पैसे उनके परिवार में न थे, मगर उनके पिता की बड़ी इच्छा थी कि उनका बेटा डॉक्टर बने। इसलिए 12वीं पास करने के बाद मधु शहर में एक साहब डॉक्टर के पास कंपाउंडर लग गया। दवाइयाँ देते और साहब की खिदमत करते करते धीरे धीरे उसने डॉक्टरी के कई सारे गुण अंग्रेज़ साहब से सीख लिए। अंग्रेज़ साहब भी स्वभाव के बड़े अच्छे थे। मधु की लगन देखकर उन्होंने मधु को बहुत कुछ सिखा दिया और बस मधु ने अपने गांव में डॉक्टरी की प्रैक्टिस शुरू कर दी। अब बात तो ये थी कि आसपास के 10 गांव में भी कोई डॉक्टर न था, अतः सारे गांव से मधु को ही बुलावा आता। दिन भर बेचारा व्यस्त रहता मगर उस हिसाब से आय ना होती, क्योंकि गरीब गांव वाले कहाँ धन दौलत पैसे दे सकते थे। हाँ, इलाज के बदले में थोड़े बहुत चावल, दाल, सब्जी, मूली, चना इत्यादि मिल जाता, मतलब खाने पीने का इंतज़ाम हो जाता। मधु इस बात पर काफ़ी दुखी और परेशान भी रहा करता था, क्योंकि जो सपना उसने देखा था और जैसी ज़िंदगी साहब डॉक्टर की थी वैसा तो उसे कुछ भी नहीं मिल पाया था। किसी तरह से 2 वक्त का खाना पीना चल जा रहा था, पर गरीब गांव वाले करते भी क्या, दवाइयों के पैसे कहाँ से लाते, कई तो मुफ्त में ही दवाई ले जाते थे। अब मधु भी क्या करता, इन गरीबों को मना थोड़ी कर सकता था। ऐसे ही समय चल रहा था। एक दिन अचानक मधु को पास के गांव के जमींदार के घर से बुलावा आया। पहले तो मधु बड़ा प्रसन्न हुआ, क्योंकि जमींदार के घर जाने आने में काफ़ी समय लगना था। मतलब खाना पीना सारी व्यवस्था वहीं हो जानी थी। आज का दिन राजसी भोजन से बीतता, बस यही सोचकर मधु चल पड़ा। मगर एक मुसीबत थी। मुसीबत ये थी कि लौटने में न जाने कितना समय लगे, और गांव के बाहर का जो बरगद का पेड़ था वो उस समय से बदनाम था। रात के समय उधर से कोई गुजरता न था।
अब पिछले दिनों की बात है। गांव का साहूकार मजूमदार अपने दुकान के लिए सामान लेने शहर गया था। बैलगाड़ी लेकर मजूमदार अकेले ही गांव की तरफ आ रहा था। रात के प्रहर में हर तरफ सन्नाटा फैला हुआ था। बैल और बैलगाड़ी की आवाज़ के अलावा आसपास झींगरों की आवाज़ बस थी। बरगद के पेड़ के पास साहूकार पहुंचा ही था कि अचानक उसने महसूस किया ऊपर की डंगाली में सफ़ेद सफ़ेद कुछ है। पहले तो थोड़ा सा घबराया, मगर फिर दिमाग में बात आई, हो सकता है हवा में किसी महिला की साड़ी उड़कर पेड़ पर फंस गई होगी। बस यही सोचकर उसने गाड़ी रोककर गौर से ऊपर की तरफ देखा। मगर क्या देखता है वो? ऊपर साड़ी नहीं, बल्कि साड़ी पहने हुए एक महिला बैठी है। देखकर तो साहूकार के पैर कांप गए। इतनी ऊंचाई पर सफेद साड़ी पहने कोई महिला कैसे बैठ सकती है? वो बैलगाड़ी से उतरकर गौर से देखने लगा। जोर से चीखा, कौन है? और तभी उसके कानों में पड़ी वो भयानक हंसी। साहूकार को तो काटो तो खून नहीं। अगले ही पल का दृश्य और भयानक। महिला ने अपने हाथ लंबे कर दिए। बरगद के उस ऊंचे पेड़ से हाथ धीरे धीरे जमीन पे आकर टिका और फिर उसी हाथ के सहारे महिला उस ऊंचे पेड़ से नीचे उतर आई। और जब नीचे उतर आई तो साहूकार ने देखा वो कोई महिला नहीं थी। उसका चेहरा हड्डी का बना था। उसका पूरा शरीर हड्डी का बना था। एक जीता जागता महिला का कंकाल उसके सामने खड़ा था। उसे देखकर तो साहूकार की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई और वो बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वाले जब उसे गांव में लेकर आए और होश में आने पर उसने सारी बात बताई। तब से उस बरगद के पेड़ की बड़ी बदनामी है गांव में। रात में तो क्या, दिन में भी लोग उस पेड़ के पास से गुजरने में डरते हैं। मगर मुश्किल ये है कि गांव की बाहर की सीमा में वो पेड़ है। पेड़ पार के बिना गांव से बाहर जाया नहीं जा सकता। मधु बड़ी कश्मकश में पड़ गया। एक तरफ जमींदार का घर, वहाँ का भोजन, वहाँ की फीस, और दूसरी तरफ मृत्यु का भय। क्या करे? तभी उसने मन ही मन ठीक किया, जाने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि वो अकेला थोड़ी आएगा। अरे जमींदार के लठैत उसे घर तक छोड़ जाएंगे, और उन लठैतों के सामने भूतों की क्या औकात कि वो सामने आ सके। बस यही सोचकर मधु अपना पोटला पाटली लेकर जमींदार के घर की तरफ निकल पड़ा। मगर हाय री किस्मत, मरीज की हालत बहुत खराब होने से रात तक मधु उसकी सेवा में लगे रहे। किसी तरह मरीज की जब हालत सुधरी तो रात के करीब 10 बजने आ रहे थे। अब ऐसे में या तो घर जा सकते थे या तो खाना पीना खा सकते थे, इसलिए भूखे पेट ही जमींदार की दी हुई फीस लेकर उन्हें वापस आना पड़ा। हाँ, साथ में 2 लठैत थे जो उन्हें गांव छोड़ने के लिए आ रहे थे। चलते चलते अचानक उसी बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचकर वो ठिठक गए। उन्होंने देखा बरगद के पेड़ के नीचे एक घोड़ा बंधा हुआ है। अरे ये किसका घोड़ा हो सकता है? वो आश्चर्यचकित थे। मधु उसके पास गया तो लठैत बोले, डॉक्टर साहब जरा संभल के, हमको तो ये कोई जंगली घोड़ा लग रहा है, कहीं कुछ करना बैठे। मधु घुड़सवारी में भी बहुत माहिर थे। एक समय जब अंग्रेज साहब के यहाँ डॉक्टरी सीख रहे थे तो घोड़ों को अपने करतब में लाकर
अंग्रेज मेम साहब लोग की बहुत तारीफ पाई। मेम साहब लोग में उसकी बड़ी प्रसिद्धि थी। कितने ही जंगली घोड़ों को, जिसको कोई भी काबू ना करवाता था, मधु ने काबू करके दिखाया था। घोड़ों पर कई तरह के करतब करता था वो। एक दिन तो डॉक्टर साहब ने कह भी दिया था, मधु, आई थिंक यू वेस्टिंग योर टाइम इन डॉक्टरी। हमको लगता है तुमको खुदार प्रदर्शनी संस्था में अपना नाम लिखना चाहिए। तुम उधर बहुत प्रसिद्धि पाएगा। ओलंपिक खेलों में तुमको पार्टिसिपेट करना चाहिए। उधर बहुत नाम, बहुत पैसा मिलेगा तुमको। मगर हाय री किस्मत, सब कुछ छोड़ छाड़ कर इस गांव में 4 पैसों के लिए जद्दोजहद करना पड़ रहा है। जब घोड़े के पास पहुंचा मधु तो देखकर चौंक पड़ा। घोड़ा जंगली न था, क्योंकि उसके पैरों में बहुत सुंदर करीने से खूर डले हुए थे। बैठने की चीन भी उसके शरीर पर थी। घोड़े के 1-2 लक्षण देखकर मधु समझ गया कि यह घोड़ा अरबी किस्म का है और बहुत महंगा है। एक बात हो सकती है कि गांव के आरान हालदार को घोड़ों का शौक है। कहीं वो ही नया घोड़ा खरीद कर तो नहीं लाया है। शायद इधर से जा रहा था, घोड़ा बांधकर लघु शंका वगैरह के लिए गया होगा, फिर रात होती देखकर डर कर घर चला गया होगा। मधु उस घोड़े को देखता सहलाता रहा। उसके मन की इच्छा देखकर दोनों लठायत बोल पड़े, डॉक्टर बाबू चढ़ेंगे क्या इसमें? चढ़कर घर चले जाइए। हाँ, इतना दूर का रास्ता है, पैदल थक गए होंगे। क्या क्या कहते हो? जिसका घोड़ा है अगर वो आ गया तो? अरे तो दे दीजिएगा उसे, कल कह दीजिएगा या घोड़ा बंधा देखा ले गए। और अगर उसने कुछ चोरी वगैरह का इल्जाम लगाया, किसकी हिम्मत है बाबू ऐसा करेगा? है हम लोग क्या मर गए हैं? हम गवाही देंगे। छाती पर हाथ ठोकते हुए दोनों लठातों ने कहा। उनकी बात सुनकर मधु को कुछ सही भी लगा। आखिर इतनी दूर का रास्ता पैदल आकर थक गया था। फिर काफी दिनों से घुड़सवारी न करने से उसकी पीठ और पैरों को जंग भी लग गए थे। सारा माहौल तो अच्छा ही है। हाँ, यहाँ पर दूसरी बात थी कि लठायत भी चाह रहे थे कि मधु घोड़े में चले जाएं, ताकि मधु के घर तक उसे छोड़ने जाने का जो समय है वो उनका बच जाता और वापस लौटकर कहीं बैठकर उतने समय में दोनों गांजा फूंक लेते। तो एक तरह से एक पन दो काज ही था। तब मधु ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं इसी पर निकलता हूँ, तुम लोग जाओ। मधु घोड़े पर बैठकर आगे निकल पड़ा। दोनों लठायत कुछ देर तक उसे आंखों से ओझल होता देखते रहे, फिर अपनी राह चल पड़े। मधु भी घोड़े पर बैठकर बहुत आनंद ले रहा था। घोड़ा सरपट दौड़ता चला जा रहा था। कुछ देर तक तो उसे बहुत मजा आया, मगर फिर उसने महसूस किया घोड़े पर उसकी लगाम नहीं है। घोड़ा अपने आप ही दौड़ रहा है। बहुत लगाम कसने की कोशिश की, यही नहीं अपनी पैंट से बेल्ट निकालकर घोड़े पर चाबुक बनाकर मारा भी, मगर घोड़ा था कि रुकने का नाम नहीं ले रहा था। अब मधु को समझ में आया कि उसने बिना मतलब मुसीबत मोल ली है। घोड़ा कोई ट्रेन घोड़ा नहीं, बल्कि जंगली घोड़ा है जो पागलों की तरह दौड़ता चला जा रहा है। और तभी दौड़ते दौड़ते घोड़ा गांव में बहने वाली नदी के पास पहुंचा। मधु की तो हालत खराब थी। अरे ये उसे कहाँ लिए चले जा रहा है? कई कोशिशों के बाद भी घोड़ा रुकने का नाम ही न लेता। कई घोड़ों को मधु ने काबू किया था, मगर आज पहली बार कोई घोड़ा उसे काबू न हो रहा था। घोड़ा सरपट दौड़ता हुआ नदी में उतर गया। मधु के तो हलक में जान आ गई। गहरी नदी, घोड़ा क्या उसे डुबाकर मारना चाहता है? मगर सरपट दौड़ता हुआ घोड़ा नदी को पार कर गया और
नदी के उस पार से भी दौड़ता दौड़ता सामने के जंगलों के अंदर घुस गया। मधु ने फिर कई बार कोशिश की किसी भी तरह से घोड़े को रोकने की, मगर घोड़ा था कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और अंत में मधु की जान बच गई, क्योंकि घोड़ा एक बड़े से घर के सामने आकर रुक गया। आश्चर्य, जिस घोड़े को इतने प्रयास से वो न रोक सका और अचानक ही वो यहां आकर रुक गया। जैसे ही घोड़े से उतरा, अचानक एक आदमी उस घर से बाहर आया। आइए आइए मालिक, हम बस आप ही का इंतजार कर रहे थे, जल्दी अंदर आइए। देखने से वो नौकर जैसा लगता था। मधु भी इसके पीछे पीछे चल पड़ा। एक बड़े से कमरे में आकर उसने देखा सामने बहुत बड़ा सा इजी चेयर लगा है, जिसमें एक वृद्ध बैठा हुआ है जो हुक्का गुड़गुड़ा रहा है। मधु को देखते ही बोला, आइए डॉक्टर साहब, आप ही का इंतजार था, बैठिए। मधु सामने की कुर्सी पर बैठ गया। समझ में आया शायद ये व्यक्ति इस गांव का जमींदार जैसा कोई है। घर में कोई बीमार है, डॉक्टर लाने के लिए कोई जाने को न था, तो शायद घोड़े को छोड़ दिया और ट्रेन घोड़ा डॉक्टर को पकड़ लाया। मधु अभी उस व्यक्ति से बात करना ही चाह रहा था कि अचानक एक अजीब सी बात उसने देखी। व्यक्ति दिखने में वृद्ध था, मगर उसकी आंखें अजीब सी थी। ऐसा लग रहा था जैसे मरी हुई मछली की आंखें जैसी होती है वैसी हो। मधु बहुत दूर से होकर आया था, इसलिए प्यास के मारे गला सूख रहा था। अनिमन उसे सोच रहा था कि कैसे कहे कि पहले पानी पिलाइए। तभी अचानक एक नौकर थाल में पानी का गिलास, कुछ मेवे और एक हुक्का लेकर प्रकट हुआ। मधु आश्चर्यचकित हो गया। साथ में एक शरबत का गिलास भी था। मधु ने दोनों को गुटगुटाकर पी लिया। आह, प्यास बुझते ही जैसे जान में जान आ गई। मगर एक बात मधु ने फिर महसूस की। जो नौकर पानी और शरबत लेकर आया था, उसकी आंखें भी ठीक वैसी ही थी जैसे उस वृद्ध की। मगर ऐसा क्यों? मधु ने हुक्का गुड़गुड़ाया। आह, आनंद आ गया उसे। किसी बहुत अच्छी कंपनी का तंबाकू है। मतलब वृद्ध काफी धन धान्य से संपूर्ण है, वरना इतना महंगा तंबाकू पीना। मधु ने मन ही मन कहना चाहा कि पहले कौन मरीज है वो दिखा दे, पर उसका शरीर कुछ और कह रहा था। सवेरे का निकला था, ऊपर से जमींदार के घर खाने का समय भी ना मिला। भूख के मारे हालत खराब थी। घोड़े पर भी इसीलिए चढ़ा था कि जल्द से जल्द घर पहुंचे और भोजन करे, मगर घोड़ा तो कहीं और ले आया। ऊपर से इतनी देर तक घुड़सवारी करने से भूख और बढ़ गई थी। तभी एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। एक नौकर थाल में भोजन लेकर वहां प्रकट हुआ। बाबू, पहले भोजन कर लीजिए। भोजन को देखकर मधु चौंक पड़ा। आहा, किसी राजा के यहाँ का भोजन जैसा था। इतनी सारी चीजें अपने इस जन्म में तो शायद उसने एक बार में इतनी सारी चीजें एक साथ कभी नहीं खाई थी। वो भोजन पर टूट पड़ा। मछली रोहू मछली थी। मछली खाते खाते मधु ने मन ही मन सोचा, अमीर तो है मगर लगता है थोड़ा कंजूस है, वरना ऐसी अमीरी में आदमी रोहू मछली खाता है। अरे यहाँ तो चिंगड़ी मछली की मलाई करी और हिलिश मछली होती तो बात ही कुछ और थी।
मधु अभी ये बात सोच ही रहा था कि अचानक उसने महसूस किया कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अगले ही पल एक और नौकर प्रकट हुआ, थाल में 2 कटोरियां लेकर। कटोरियां उसके सामने रखकर वो चला गया, मगर अब की बार उसने अपनी आंखें नीची रखी। मधु एकटक उसकी आंखों को देखने के लिए लालायित था कि क्या उसकी आंखें भी पहले दोनों व्यक्ति की तरह है, मगर उसने आंखें उठाई ही नहीं। अब मधु थोड़ा सा आश्चर्यचकित और भयभीत हुआ। मनी मन कल्पना करने लगा कि काश जो वो सोच रहा है वो ना हो। मगर कटोरी में से ढक्कन हटाते ही साथ उसके हाथ जैसे कांप उठे, क्योंकि एक कटोरी में चिंगड़ी मछली की मलाई करी थी तो दूसरे में इल्सा मछली। ये कैसे हो सकता है? उसके बिना बोले सब कुछ कैसे होता चला जा रहा है? अचानक ही जैसे मधु की भूख मर गई। किसी तरह से आधा खाना खाकर उसने हाथ धोकर कहा, मरीज कहाँ? ये अगर दिखा देते तो। अरे कोई है, जाओ इसे बिटिया के पास लेके जाओ, बूढ़े ने अपनी कांपती आवाज से कहा। एक नौकर मधु को रास्ता दिखाकर ऊपर के कमरे में ले गया। कमरे में एक बड़ी सी खाट थी। खाट में कोई लेटा हुआ था, शायद कोई स्त्री थी, मगर कमरे में उसके अलावा और कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कोई छूत की बीमारी हो और सब लोग उससे दूर रहने की कोशिश कर रहे हों। मधु ने सभ्यतावश गले की खराश की आवाज की, मैं डॉक्टर हूं, आपका इलाज करने आया हूं। बिस्तर पर लेटी महिला या स्त्री जो भी थी थोड़ी सी हिलडुल गई। मधु पास ही रखे एक चेयर को लेकर उसके पास बैठ गया। महिला का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था। कमरे में अंधेरा फैला था। मधु ने उससे कहा, आपकी नब्ज दिखाइएगा। नब्ज काफी धीमी चल रही थी और उसके साथ ही एक और बात मधु को आश्चर्यचकित कर गई। महिला के हाथ बेहद ठंडे और सख्त थे। ये कैसा संयोग है? अभी मधु ये बात सोच ही रहा था कि अचानक बाहर से आई एक तेज हवा ने महिला के चेहरे से कपड़ा हटा दिया। और सामने मधु ने जो कुछ भी देखा उसे देखकर उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। बिस्तर पर जो लेटी थी वो महिला न होकर एक महिला का नरकंकाल था, जिसके चेहरे पर मांस नाम की कोई भी चीज न थी। अब मधु डॉक्टर को समझ में आ गया था कि क्यों उसका हाथ इतना ठंडा और सख्त है। असली में उसने इंसानी हाथ नहीं बल्कि उस नरकंकाल का हाथ अपने हाथों में ले रखा था। अचानक ही चौंक कर उसने हाथ छोड़ दिया। अपना सामान लेकर मधु तेजी से कमरे से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। जल्द से जल्द वो उस घर से बाहर निकल जाना चाहता था। उसे समझ में आ गया था कि वो किसी घर में नहीं अपितु प्रेतपुरी में आ चुका है। मगर ये क्या? वो दौड़कर किसी भी तरह से उस सीढ़ी की तरफ जाना चाहता है जिससे चढ़कर ऊपर आया था, मगर बार बार घूमकर एक ही जगह पहुंच जा रहा है। घर जैसे किसी भूल भुलैया में बदल गया है। काफ़ी देर तक कोशिश करने के बाद भी मधु डॉक्टर उस कमरे से, उस घर से बाहर नहीं निकल पा रहा था और अंततः थक हार कर बेहोश हो गया। आँख खुली तो उसने अपने आप को एक पेड़ के नीचे पड़ा पाया। एक व्यक्ति उसे पकड़कर झकझोर रहा था। अरे उठो बाबू उठो! उसने देखा
उस व्यक्ति ने अपने आप को सर से पैर तक कंबल से ढक रखा था। वो घबरा कर उठ गया। कहाँ हूँ मैं? आप तो गांव में हैं, मगर हुआ क्या? इसके बाद मधु ने जो कुछ भी हुआ था सारी घटना उस व्यक्ति को बता दी। वो व्यक्ति बोला, हाँ, बड़े किस्मत वाले हो भाई, जो उस हवेली से बचकर निकल आए हो। मौत की हवेली है वो, हमारे गांव के ही जमींदार की हवेली है। एक समय बहुत शानो शौकत से रहते थे जमींदार साहब, मगर जमींदार की राजदुलारी आंखों की प्यारी इकलौती बेटी को बसंत रोग ने पकड़ लिया। माँ बसंती का प्रकोप तो जानते हो। बसंत रोग यानी कि छोटी माता या मिजल्स, एक समय यह महामारी के रूप में फैलती थी। सब उससे दूर रहने लगे, डरने लगे, मगर पिता का दिल कहाँ मानता है। उन्होंने 2 लठैतों के साथ एक घोड़े को डॉक्टर लाने के लिए भेजा था, मगर बदकिस्मती से लठैत डाकुओं के हत्थे चढ़ गए और मारे गए। कहते हैं डाकुओं ने उस घोड़े को भी मारकर नदी में फेंक दिया था और उस पर चढ़े कीमती आभूषण, सामान वगैरह सब ले लिए थे। जमींदार के घर डॉक्टर न आने से उनकी बेटी की हालत बहुत बुरी होने लगी और एक दिन उसने प्राण त्याग दिए। मगर बसंती माँ का प्रकोप तब तक पूरे जमींदार के घर में फैल चुका था। एक एक व्यक्ति मारा गया। तब से शायद जमींदार परिवार अपनी ग्लानि में जी रहा है। अपनी बेटी के इलाज न करा पाने के दुख में जमींदार और उसके परिवार की आत्मा आज भी किसी डॉक्टर को अपने घर लाने का प्रयास करती है। वो घोड़ा आज भी घूमता है, किसी को अपनी पीठ पर बिठाकर अपने मालिक की सेवा करने के लिए। लगता है आप भी उन्हीं का शिकार हो गए थे। सुनते हैं ऐसे ही कई डॉक्टर आए, मगर उस मकान से कोई वापस लौट कर नहीं गया। आप बड़े किस्मत वाले हैं, बचकर आ गए। आइए, पास ही में मेरा घर है। रात बस बीतने वाली है, सुबह अपने घर चले जाइएगा। मधु डॉक्टर ने पहले तो भगवान का धन्यवाद किया, उसके बाद उठकर उस व्यक्ति के पीछे पीछे चला गया। व्यक्ति के घर पहुंचकर अचानक मधु डॉक्टर ने एक चीज का अनुभव किया। व्यक्ति अपने आप को सर से पांव तक कपड़े से ढके हुए हैं, मगर क्यों? तभी अचानक एक बात पर नजर पड़ते ही मधु डॉक्टर चौंक उठा। व्यक्ति का हाथ कंबल से बाहर था और उस हाथ पर थे कई सारे घाव। अचानक मधु डॉक्टर चौंक पड़े। ये घाव कैसे तुम्हारे हाथों में? हाँ, मुझे कहाँ ले जा रहे हो तुम? सुनकर वो व्यक्ति खिलखिलाकर हंस पड़ा। तो तुम्हें पता चल ही गया डॉक्टर। असली में मैं भी जिंदा नहीं हूँ, और मैं तो क्या, इस गांव में कोई जिंदा नहीं है। जमींदार के घर से बसंती रोग पूरे गांव में फैल गया था और ऐसी हालत हो गई थी कि गांव में एक लाश जलाने के लिए कोई नहीं बचा, सब लाशों में बदल गए। तब से हम लोग यहाँ इंतज़ार करते हैं। जमींदार के घर से जो बचकर आ जाता है हमारे गांव में आकर फंस जाता है और यहाँ से जिंदा नहीं जा सकता। व्यक्ति की हंसी सुनकर मधु डॉक्टर की हालत खराब हो गई।
वो अपना सामान वहीं फेंक कर किसी तरह से गांव से बाहर निकलने के लिए दौड़ पड़े। और दौड़ते दौड़ते अचानक उन्होंने देखा आस पास कई सारी लाशें पड़ी हुई हैं। लाशें इतनी पुरानी हैं कि बुरी तरह से सड़ चुकी हैं, उनमें कीड़े लग चुके हैं और दुर्गंध आ रही है। पूरा गांव मुर्दों की बांस से भरा हुआ है। ओह, उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी मुर्दे के गांव में वो आ गए हैं। वो पागलों की तरह दौड़कर वहां से निकल जाना चाहते थे कि अचानक एक लाश से टकरा कर गिर पड़े। लाश इस तरह से सड़ चुकी थी कि मधु डॉक्टर के उस पर गिरते ही वो जैसे पॉलीथीन की थैली की तरह फट गई। उसके अंदर से सड़ा हुआ पानी और बदबूदार कीड़े चारों ओर छिटक गए। उनमें से कुछ कीड़े छिटक कर मधु डॉक्टर के शरीर पर भी चढ़ गए। वो छटपटा उठे। तभी अचानक उनके पाँव में एक जबरदस्त दर्द हुआ। और उन्होंने मुड़कर देखा, कुछ कीड़े उनके पैरों में बने घाव से शरीर के अंदर जा रहे थे। मगर अभी उन कीड़ों की तरफ ध्यान देने का उनके पास समय नहीं था, क्योंकि जो चोट उनके पाँव में लगी थी वो असल में पीछे आ रहे उस व्यक्ति ने की थी। उसके घाव और फोड़ों से भरे हाथ अब पूरी तरह से कंबल से बाहर थे, जिनमें बड़े बड़े नाखून थे। और उन नाखून की ही एक चोट से उसने मधु डॉक्टर के पैर का ढेर सारा मांस बाहर निकाल लिया था, जिसे वो बड़े आनंद से खा रहा था। नहीं। और उसके बाद मधु डॉक्टर फिर कभी वापस नहीं आए।